तो डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट दी है ब्रिक्स नेशन को कि वो 100% ट्रेड टैरिफ लगाएंगे अगर किसी ने भी कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी एक्सप्लोर करी या फिर यूएस डॉलर से दूर हटने की कोशिश करी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो 2025 में काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर सकता है अगर आपने कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको करना ये है, सबसे पहले इस वीडियो के बाद अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है और इंश्योर करना है कि आपने ज़्यादा पैसे इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं किए हुए हैं। अगर किए हुए हैं तो मे बी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक है, अगर आप वो भर दोगे तो मैं भी आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूंगा। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स के नाम लूंगा जो कि सिर्फ केस स्टडी और एग्जाम्पल के तौर पे हैं, वो मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला, क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी पे, और फाइनली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 2025 के लिए स्पेसिफिकली। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिक्स है क्या? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारे नेशन मिलके ब्रिक्स बनाते हैं। ओरिजिनली ये 4 ही मेंबर्स थे, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, पर 4 और नेशंस भी ऐड हो गए हैं ऑफिशियली ब्रिक्स में। पर गोल सिंपल है कि एक दूसरे की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करना, और ये सारे ही नेशंस पिछले कुछ साल से ट्राई कर रहे हैं डॉलर से दूर हटने के लिए। और गोल सिंपल है, हर कंट्री अपनी करेंसी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसीलिए ये सारे नेशंस भी कॉमन करेंसी या फिर अपनी अपनी करेंसी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह है कि यूएसडी, यूएस डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है। और इसका मतलब क्या है कि दुनिया की जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं, इनफैक्ट मेजर ट्रेड्स जो होती हैं वो सारी यूएसडी में होती हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि सिंपल सी बात है, मनी इज़ पावर। और ये जो है, क्योंकि सारी ट्रेड्स यूएसडी में होती हैं, इस वजह से डॉलर के पास बहुत सारी पावर है। और अगर अब ये ब्रिक्स नेशन कोई नई करेंसी बना लेते हैं या फिर अपनी अपनी करेंसी को प्रमोट करते हैं तो काफ़ी सारी पावर जो यूएस के पास है वो चली जाएगी। और यही एग्जैक्टली यूएस नहीं चाहता है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पे जाके एक ट्वीट कर दिया, एक पोस्ट डाल दिया है कि अगर ब्रिक्स नेशन ने ये और आगे बढ़ाया, कोई नई करेंसी एक्सप्लोर करी, तो वो 100% ट्रेड टैरिफ लगा देंगे उस कंट्री के ऊपर। तो अगर ये ट्रेड टैरिफ आ जाता है, 100% नहीं, अगर कम भी आता है, तो ये लाता है हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट पे, विच इज इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो मेजरली 2 सबसे बड़े इम्पैक्ट होंगे इसके इंडियन इकोनॉमी पे। सबसे पहला है ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। अब अगर यूएस ये 100% ट्रेड टैरिफ लगाता है आप इंडिया के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट होता है यूएस में तो उस पर 100% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। जिसका मतलब क्या है, कोई चीज़ अगर 10,000 रुपये की यहाँ से जाती है, जो पहले लेट्स से 10,000 यूएसडी की वहाँ पे थी, तो अब वो 20,000 यूएसडी की हो जाएगी, बिकॉज 100% ट्रेड टैरिफ लग जाएगा। इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स और डिफिकल्ट हो जाएंगे वहाँ पे जाना, और जो इंडियन गुड्स हैं वो यूएस में कम अट्रैक्टिव हो जाएंगे बिकॉज उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये लाता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि इंडिया और यूएस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया यूएस को देता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ पे 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला है आईटी सेक्टर। अगर ये आता है तो आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंडियन आईटी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूएस में। दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स। बहुत सारी फार्मा कंपनीज इंडिया की ड्रग्स एक्सपोर्ट करती हैं यूएस में। ये वो ड्रग्स नहीं है, दवाओं की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक्सपोर्ट करती है यूएस में। और अगर ट्रेड टैरिफ आ जाता है तो बहुत सारा इस पे टैक्स लगने की वजह से इनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यूएस पे, जो इसे कम अट्रैक्टिव बना देता है। कुछ स्टॉक्स की अगर मैं बात भी करूँ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो जैसे हमारी आईटी कंपनीज़ हैं, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी काफ़ी इम्पैक्ट हो जाएंगी। सिमिलरली अगर फार्मास्यूटिकल की बात करूँ तो जैसे सन फार्मा है, वो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाएगी इस ट्रेड टैरिफ से। ये है हमारा पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है इम्पोर्ट कॉस्ट। अब अगर हम डॉलर से दूर हटे तो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइस भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसकी इंपोर्ट कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ी क्रूड ऑयल की तो इंडिया में इन्फ्लेशन भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेंगे। इसका डायरेक्टली इंपैक्ट अगर मैं कंपनीज़ के बारे में सोच पाऊँ तो जैसे हमारी ओएनजीसी है या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इन पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आ सकता है। तो अगर हमारे ये सेक्टर्स इंपैक्ट होने वाले हैं और लेट्स से ट्रेड टैरिफ आने वाला है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 2025 के लिए, आइए उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो।
बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पुरानी वीडियो में भी एम्फेसाइज करा है। इस टाइम पे अगर आपका प्योर इक्विटी का पोर्टफोलियो है तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इस टाइम पे बेटर पोर्टफोलियो अगर आपका होगा तो वो होना चाहिए इक्विटी, गोल्ड, डेट और रियल एस्टेट से मिला हुआ। और इस टाइम पे, और मैंने पहले भी एम्फेसाइज करा है अपनी पुरानी वीडियो में, जब भी दुनिया अनसर्टेन टाइम पे होती है तो गोल्ड सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है। अगर आपका गोल्ड में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है तो आप कंसिडर कर सकते हो थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड अगर अगले साल ऐसा कुछ रहा तो अनसर्टेनिटी के टाइम पे गोल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। तो आता है हमारा सेकंड पॉइंट, विच इज ब्रॉडन सेक्टर एक्सपोजर। अब आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाइड है भी, पर आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसमें भी आपका सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा पैसा किसी एक सेक्टर में कंसंट्रेटेड है और स्पेसिफिकली अगर वो आईटी या फार्मास्यूटिकल में है तो मे बी आप कंसिडर कर सकते हो उसको डाइवर्सिफाई करना, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं स्ट्रेट टैरिफ से। और अगर आईटी, फार्मास्यूटिकल काफ़ी इम्पैक्ट होने वाले हैं तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारे शानदार सेक्टर आते हैं, वो है एफएमसीजी या फिर रिटेल, जो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो वाले सेक्टर्स पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो बहुत बेटर है आपके अगले साल के इन्वेस्टमेंट के लिए। अब अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक कंजम्पशन की या एफएमसीजी की, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मेरी फेवरेट है, आप देख सकते हो अगर आपको इन्वेस्ट करना है उसमें, पर अगले साल के लिए बहुत ही अच्छी जगह प्लेस्ड है और काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बोलूँ तो जैसे एशियन पेंट्स है, ऑलमोस्ट एकदम ऑल टाइम लो पे आ चुका है, पिछले कुछ साल से कोई रनअप नहीं आया है और डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर बढ़ेगी तो काफ़ी अच्छा रनअप भी दे सकता है। एशियन पेंट्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले इंडिया है, ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ट्रेड टैरिफ आता है इससे इन्हें बहुत कम इम्पैक्ट होगा। तो आप कुछ पार्ट अपना पोर्टफोलियो का अगर आईटी और फार्मास्यूटिकल से निकाल के एफएमसीजी की तरफ डाल सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है मेरी एंड से, प्लीज़ अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट करिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिक्विडिटी बफर। प्लीज़, क्योंकि टाइम थोड़ा सा अनसर्टेन है, स्टॉक मार्केट साइडवेज चल रही है, प्लीज़ लिक्विडिटी बफर ज़रूर रखिएगा। एटलीस्ट कुछ लाख रुपए, जो भी आपका पोर्टफोलियो का साइज़ है, एटलीस्ट 10, 15, 20% अमाउंट जो है उसको लिक्विड ही रखिएगा। भले ही एफडी में रख लीजिए, भले ही सेविंग अकाउंट में रख लीजिए, उस पैसे को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा टाइम आ सकता है जब आपको बल्क में पैसा इन्वेस्ट करना पड़े। अभी तो नहीं है, पर ऐसा आ सकता है, तो वो लिक्विडिटी ज़रूर मेंटेन करके रखिएगा। 10 से 15% अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विड रखिएगा, ताकि आप उसको वापस से इन्वेस्ट कर पाओ अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश आता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है इंटरनेशनल मार्केट्स। मैंने पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में अपने एम्फेसाइज करा है ये पॉइंट। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू इंटरनेशनल ईटीएफ। यहाँ पे कुछ मेरे फेवरेट्स हैं, जैसे मैंने पहले बात करी है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। नैस्डैक 100 जो यूएस का इंडेक्स है, यूएस की मेजर टेक कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करता है। नाम है मॉन 100, आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर दूसरा ईटीएफ बताऊँ आपको प्योर टेक वाला, वो है मैफैंग, मेरा ही एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको चाइनीज़ मार्केट में देखना है तो हैंग सेंग बीज है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन इंडियन मार्केट के अलावा और इकोनॉमीज में भी आ जाएगा, रिस्क आपका बहुत कम कर देगा। आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो ये सारे इंटरनेशनल ईटीएफ भी, ताकि आपका रिस्क बहुत कम हो जाए और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो। अगर आया है, प्लीज़ सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो देखिए, पूरा रिव्यू करिए, देखिए कितने सेक्टर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, किस सेक्टर में कितनी कितनी एलोकेशन है, और जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए उसको देख के अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की कोशिश करिए। अगर समझ नहीं आता है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा, उसमें गूगल फॉर्म का लिंक है, वो भर दीजिए और मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूंगा। अब मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ। अंटिल देन कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।